देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब इतने सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको पढ़ाना तो अच्छा लगता है लेकिन उनको रिसर्च में कोई इंटरेस्ट नहीं, उनको पीएचडी से बिल्कुल दूर रहना है। तो मतलब ऐसे लोगों के लिए वैकेंसीज आ चुकी है। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने निकाली है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, जिसमें आपको पीएचडी के लिए अलग से मतलब क्राइटेरिया नहीं है, ना ही उसकी कोई वेटेज है। मतलब आपका बस यूजीसी नेट क्वालिफाई होना चाहिए या फिर पीएचडी होनी चाहिए, मतलब दोनों में से कुछ भी होगा तो चलेगा, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। तो हम लोग ये क्वेश्चन, हम लोग जो है इसकी तैयारी करने वाले हैं प्रोफेसर की, अभी तक डेट नहीं आई एग्जाम की कि एग्जाम होने कब वाला है, लेकिन इतना जरूर पता है कि भैया टाइम कम, और जब टाइम कम हो ना तो दिमाग से काम लेना चाहिए। अगर आप पूरा सिलेबस कवर करने बैठ जाओगे, जो कि आप जानते हो कि वो पूरे आपके ग्रेजुएशन के 3 साल, पोस्ट ग्रेजुएशन के 2 साल, प्लस आपने जो बेसिक्स पढ़े होंगे 11th 12th में, वो सब कुछ मिला के उसका निचोड़ जो है ना वो एग्जाम में आता है। सेम फॉर नेट जेआरएफ के एग्जाम में भी यही हाल है, और यही हाल है इसका भी। सिलेबस दोनों का 95% जो है वो सेम है। तो भैया अब करें क्या, अगर इतना सारा पढ़ने बैठेंगे तब तो हो गया। और आज के एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हम अगर वही बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर करने लगेंगे ना तो उसमें बहुत टाइम जाएगा और हमारी तैयारी नहीं होगी। तो हम यूज करने वाले हैं रिवर्स लर्निंग का। रिवर्स लर्निंग आखिर होती क्या चीज है? देखो, रिवर्स लर्निंग का मतलब है, रिवर्स लर्निंग, पहले मैं ये लिखती हूँ, रिवर्स, एक सेकेंड, रिवर्स लर्निंग। तो मैं बात कर रही हूँ आज रिवर्स लर्निंग की। रिवर्स लर्निंग में होता क्या है कि आप पहले कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं। यूजुअली क्या होता है, हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, हम क्वेश्चन देते हैं, और फिर हम देखते हैं कि भैया हमारा सही है या नहीं है, हमने कितना याद रखा। रिवर्स लर्निंग होती है, पहले आप क्वेश्चंस देखो, ठीक है, फिर उसके बेसिस पे आप अपनी लिस्ट बनाओ कि हाँ, लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, एंड लास्टली आप क्या करो, उन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करो। ये होती है रिवर्स लर्निंग। तो हम लोग रिवर्स लर्निंग का यूज करने वाले हैं। तो रिवर्स लर्निंग का यूज हम क्यों करने वाले हैं? क्योंकि टाइम कम है। तो ये तभी यूज होता है जब टाइम की क्या हो, शॉर्टेज। ठीक है, जब टाइम की शॉर्टेज हो तो हम रिवर्स लर्निंग का इस्तेमाल। अब हमें क्या करना है, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लेंगे, ना ही सिर्फ हम हरियाणा का लेंगे, बल्कि नेट का, जेआरएफ का, पिछले 2-3 अटेम्प्ट्स के, ये सारे क्वेश्चन पेपर्स लेंगे हम उसको गो थ्रू करेंगे। हम गो थ्रू करके हम ये देखेंगे कि भाई कौन कौन से टॉपिक जो है ना आजकल ज्यादा रेलेवेंट है, किसमें से एग्जामिनर ज्यादा क्वेश्चंस बना रहा है, और उसी को भाई पकड़ के अच्छे से तैयार कर लेंगे। टेक्निक का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा कम टाइम में अगर प्रिपेयर करना है। तो देखो, मैंने पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हमें ये भी समझ आ जाएगा कि हमारा पेपर जो है वो कैसे होने वाला है। सबसे पहले तो 2 घंटे का पेपर होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा, मिनिमम 25 इसमें लाना पड़ेगा क्वालिफाइंग के लिए, ठीक, क्वालिफाइंग। उसके बाद, इसके बाद आपका होगा सब्जेक्टिव नॉलेज का टेस्ट, ये सिर्फ आपका एंट्रेंस हुआ। उसके बाद सब्जेक्टिव टेस्ट होगा जिसकी वेटेज होगी 87.5% प्लस 12.5% आपका होगा इंटरव्यू। इन दोनों के बेसिस पे आपका डिसाइड होगा कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। अच्छा है, बहुत अच्छा है। पहले पीएचडी को इतनी ज्यादा पॉइंट्स मिलते थे ना कि बाकी लोग रह जाते थे, तो इस बार बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इसको क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर्स लेंगे, इससे टॉपिक्स निकालेंगे और इस टॉपिक्स को गो थ्रू करेंगे। पूरा सिलेबस कवर करने के बजाय हम ये स्ट्रेटजी अपनाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। आज हम लोग अपने देखते हैं कितने क्वेश्चन हो पाते हैं टाइम के हिसाब से। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द एटीट्यूड ऑफ इंडिया टुवर्ड फॉरेन कैपिटल वाज। क्वेश्चन कहाँ से आया ये देखो, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इकोनॉमिक्स के इतने क्वेश्चन पूछे गए ना पेपर में, मतलब इकोनॉमिक्स टॉपिक ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमर्स से ज्यादा इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स पूछे गए हैं, पता नहीं इकोनॉमिक्स का पेपर है कि क्या है। ठीक, तो चलो पहला क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द एटीट्यूड ऑफ इंडिया टुवर्ड फॉरेन कैपिटल कैसा था, बताओ। चलो, डर और सस्पिशन का था, ऑन इंक्रीजिंग फॉरेन एक्सचेंज।
क्या जब इंडिपेंडेंस हुई थी, जब जस्ट इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, ये 1991 की बात नहीं हो रही है, ये इंडिपेंडेंट की बात। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ाना हमारा मोटिव नहीं था, हम तो जस्ट इंडिपेंडेंट हुए थे, हमें ये भी नहीं पता था कि भैया इनकरेज करना है, डिस्करेज करना है, क्या करना है। अब तक हम उनके सहारे चल रहे थे, ब्रिटिशर्स के सहारे। तो जो फॉरेन एक्सचेंज को लेके हमारा एटीट्यूड था वो क्या था, वो देख लेते हैं हम लोग आगे। सेक्शन 3 में मैंने इसकी डिटेल टॉपिक्स बना रखे हैं, तो यहाँ से हम लोग चलेंगे अपना। At the time of independence, यानी 1947, country's attitude toward foreign capital was generally cautious and skeptical. मतलब हमारा जो आंसर है इसमें, हमारा आंसर है ए। यानी उस टाइम जो हमारा एटीट्यूड था वो कैसा था, फियर वाला था, सस्पिशियस था कि क्या करना चाहिए। इतनी स्ट्रेटजी नहीं थी, इतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे, मतलब जो हमें गाइड कर पाए प्रॉपरली। तो हमारा ये इसमें करेक्ट आंसर है। अब देखो इसमें फैक्टर्स भी कुछ कुछ जो है इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। सब क्यों था, लेकिन क्योंकि पहले तो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन हमारा बहुत ज्यादा हो चुका था, हम ऑलरेडी इतने एग्जॉस्ट हो चुके थे उससे, तो हम ये चीज सोच नहीं पा रहे। सेकेंड, इकोनॉमिक फिलोसफीज हमारी डेवलप नहीं हुई थी कि हमारी इकोनॉमी की कंडीशन के हिसाब से कौन सी अप्रोच बेटर होगी, हमें ये नहीं पता। थर्ड, पॉलिसी मेजर्स हमें नहीं उस टाइम कर पा रहे थे, क्योंकि इंडिपेंडेंस हुआ था, पॉलिसीज हमने बनाई ही नहीं थी। बनाई ही नहीं थी तो हम चेक कैसे करेंगे कि भैया क्या हम पॉलिसी के हिसाब से हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। एंड नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स एक अलग थे, क्योंकि आजादी का टाइम था, बाकी ब्रिटिशर्स और इन सबको लेकर के हम लोग बहुत इमोशनल थे। तो उस टाइम फॉरेन एक्सचेंज को लेकर के एक पॉजिटिव एटीट्यूड हम लोगों का नहीं था। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्रीवियस ईयर के। Given below are the two statement, one is labeled as assertion and other is labeled as reason. Assertion का मतलब होता है कि एक सेंटेंस है, अगला क्या है, अगला उसका जस्टिफिकेशन है। तो पहले बताना है कि जो सेंटेंस है वो सही है या नहीं, और जो जस्टिफिकेशन दिया हुआ है, मतलब जो कारण बताया गया है पहली स्टेटमेंट का, क्या वो पहली स्टेटमेंट से रिलेटेड है। पहले तो हम बताएंगे कि वो कारण अपने आप में सही है या गलत है, फिर ये बताएंगे क्या वो इससे रिलेटेड है या नहीं। ठीक है, तो पहला, द इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ इंडियाज जीडीपी टेंड्स टू इंक्रीज इंडियाज ग्लोबल ट्रेड। देखो, जीडीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है ग्लोबल ट्रेड से, नो डाउट। इसलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि जैसे जैसे जीडीपी बढ़ती है वैसे वैसे ग्लोबल ट्रेड भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। यानी ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। अब सेकंड जो इसका रीजन है वो देखते हैं। पर ग्रेविटी मॉडल थ्योरी, ग्रेविटी मॉडल थ्योरी क्या होती है वो भी पढ़ना है मेरे। जीडीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू ट्रेड एंड डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू ट्रेड। देखो, तो जो ये क्वेश्चन है ना हमारा, ये कहाँ से आया है, ये भी फिर इकोनॉमिक्स कह लो, या ये है हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट से क्वेश्चन है, बिजनेस इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है ये। तो हमें, यानी हमारे लिए ये बिजनेस इन्वायरमेंट का टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें पूछ रहा है, पहला स्टेटमेंट जो कि मैंने आपको बता दिया कि ट्रू है। सेकंड ये पूछ रहा है कि क्या ग्रेविटी मॉडल थ्योरी, एज पर ग्रेविटी मॉडल थ्योरी GDP is directly proportionate to trade and distance is inversely proportionate to trade। देखो, जहां पे डिस्टेंस ज्यादा है वहां पे ट्रेड कम हो सकता है, जितना दूर होगा वहां पे ट्रेड कम होगा। तो यानी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है, सही कह रहा है। तो इसका आंसर देख लेते हैं, चलो। The gravity model theory is an economic theory used to explain and predict trade flow between countries based on their economic size and geographical distance। इकोनॉमिक साइज बताता है हमारा GDP, एंड डिस्टेंस जो ये कह रहा है कि कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है दो कंट्रीज के बीच, बिटवीन टू कंट्रीज। ठीक, the model draw an analogy to the gravitational pull in physics where force between two objects depends on their mass and distance। तो ये मॉडल क्या कहता है, ये मॉडल बताता है कि कैसे ट्रेड का असर पड़ता है इकोनॉमिक साइज पे भी और डिस्टेंस पे भी। तो इकोनॉमिक साइज से तो वो क्या है,
डायरेक्टली रिलेटेड है, यानी इकोनॉमिक साइज बढ़ा तो ट्रेड बढ़ा, लेकिन डिस्टेंस से इनवर्सली रिलेटेड है, डिस्टेंस बढ़ते जाएगा ट्रेड कम होता जाएगा। तो ये हमारा जो आंसर है वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन थोड़े से और कॉन्सेप्ट पढ़ लो। जो बेसिक फॉर्मूला है ना इसमें, ये कहता है TIJ, यानी ये ट्रेड को दर्शाता है। ट्रेड का फॉर्मूला क्या हुआ, ट्रेड का फॉर्मूला हुआ G इंटू में MI इंटू में MJ इंटू में DIJ डिवाइडेड बाय T, मतलब ये बेसिकली डिस्टेंस हुआ। तो ये कह रहा है कि एक का GDP दूसरी कंट्री का GDP मल्टीप्लाई बाय सम अदर फैक्टर्स। जी डिनोट करता है कुछ अदर फैक्टर्स को जो कि एडिशनल फैक्टर्स होते हैं, और डी हो गया हमारा डिस्टेंस। ठीक है, ये डी नहीं, यहाँ पे डी डिवाइडेड में डी है डिस्टेंस। तो ये हो गया। अब देखो इकोनॉमिक मास, इकोनॉमिक जो हम लोग साइज ऑफ इकोनॉमिक की बात करते हैं इसको जीडीपी भी बोला जाता है। डिस्टेंस हमारा डिस्टेंस हो गया, और फिर कुछ अदर फैक्टर्स होते हैं। तो आंसर तो हम समझ गए ना, जिसमें अब क्या होगा इसका आंसर देख लेते हैं कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बिल्कुल सही, यही हमारा आंसर होगा क्योंकि करेक्ट एक्सप्लेनेशन वो बता रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x and y आर पार्टनर्स विद शेयरिंग रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट z विद 1/6 शेयर। तो पहले इनका शेयर था 3:2, बाद में 1/6 के लिए कौन आ गया, z आ गया। तो z अगर 1/6 शेयर ले जाएगा तो x एंड y के लिए कितना बचेगा, 5/6 बचेगा न्यू फॉर्म। और इनका ऑलरेडी रेशियो क्या था, तो x का ऑलरेडी शेयर क्या हो जाएगा 5/6 मल्टीप्लाई बाय 3/5, ये प्लस कर देंगे। सिर्फ y का हो जाएगा 5/6 मल्टीप्लाई बाय 2/5, कितना हो गया 15/30, 10/30, एंड इसको भी 30 में कन्वर्ट कर देते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे 5/30। तो z का क्या हो गया 5/30, 30 30 30 सबके नीचे है, तो 15:10:5 ये हो गया, यानी 3:2:1, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये क्वेश्चन हो गया पार्टनरशिप के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। पार्टनरशिप का ये क्वेश्चन ना आता ही आता है, पार्टनरशिप का रेशियो बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है, हर जगह देखने को मिलता है। ठीक है ना, अभी इसको तो मैं हटा दूं। पार्टनरशिप का क्वेश्चन आपको फिर प्रॉफिट एंड लॉस जो कैलकुलेट किया था ना, सेल्स प्राइस पे, कॉस्ट पे, ये भी हमेशा आपसे पूछा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड के बाद फोर्थ क्वेश्चन है 500 यूनिट्स ऑफ इक्विटी शेयर। देखो ये क्वेश्चन आ गया कंपनी अकाउंट से। ठीक, कंपनी अकाउंट का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, फोर्थ फीचर का क्वेश्चन है, फीचर का क्वेश्चन है। तो ये टॉपिक आपको समझना होगा कि फोर्थ फीचर क्या होता है, फोर्थ फीचर कैसे किया जाता है। ये क्वेश्चन तो हम अभी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। 500 इक्विटी शेयर थे, 100 ईच, इशूड एट 120। तो 500 शेयर्स हमने क्या किया, 120 पे इशू किया गया था, इसका मतलब 20 रुपए क्या था, प्रीमियम का पैसा। आर forfeited, क्यों forfeit किया गया, क्योंकि फाइनल कॉल ऑफ 40 रुपीज वॉज नॉट पेड। प्रीमियम 20 इज कलेक्टेड, प्रीमियम ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका है। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट याद होगा ना, तो जब प्रीमियम का पैसा होता है ना, जब हम फोरफीचर करते हैं तो प्रीमियम को उसमें कवर नहीं करते हैं, प्रीमियम अलग चला जाता है प्रीमियम अकाउंट में, तो प्रीमियम को हम इग्नोर मारते हैं। अब क्या बचा, फोरफीचर अकाउंट में कितना जाएगा, फोरफीचर में ज्यादा कितना पैसा है, वो पैसा जो हम लोग ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं वो फोरफीचर में चला जाता है। तो 120 रुपए में से 20 तो प्रीमियम के घटा दो, ठीक, और 40 रिसीव नहीं है वो घटा दो, तो कितने रिसीव हो गए, 60 रिसीव हो गए। जो 60 रिसीव हुए हैं वो हम क्या करेंगे, फोरफीचर में डाल देंगे,
₹60 डिवाइडेड बाय 500, यानी कि 30,000 रुपीज कहाँ चले जाएंगे, फोर फीचर में चले जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है इन डेज 11 रिक्वायर्स कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू टू बी मेजर्ड एट। देखो इंडेस 11 बात करता है कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, इंडेस 11 बात करता है रेवेन्यू की, मतलब कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स भी इसके अंदर आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करता है बेसिकली, ठीक है। अब इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं अगर आप पूरा इंडेस 11 याद करना चाहोगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे आपके पास। अभी हम देख रहे हैं जब, और इसमें पहला आपका जो इंडेस है वो बात आता है यस यस, ये कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करता है। देखो पहला एक इसमें ये भी है कि जो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है वो मेजर होता है फेयर वैल्यू पे ऑफ द कंसिडरेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल, चाहे जो कंसिडरेशन है वो रिसीव हो चुका है, चाहे कंसिडरेशन बाद में रिसीव होगा, लेकिन मेजर किस पे होगा, मेजर होगा फेयर वैल्यू पे। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की भी बात करता है जिसमें वो बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सिर्फ असेट्स को कंस्ट्रक्ट करने का भी हो सकता है, साथ ही साथ असेट्स को डीकंस्ट्रक्शन करने का भी हो सकता है, ये भी उसका एक पार्ट है, मे भी पूछ ले, कोई भरोसा नहीं है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ असेट्स को भी डील करता है और डीकंस्ट्रक्शन को भी डील करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है अल्फा एक्वायर्ड बीटा, मार्केट प्राइस ऑफ बीटा इज 20 पर शेयर एंड अर्निंग पर शेयर इज 5। यानी एक कंपनी है अल्फा, वो एक्वायर कर रही है बीटा। अब ये कहाँ का क्वेश्चन है, ये फिर कंपनी अकाउंट्स का क्वेश्चन आ गया, कंपनी एक्ट। तो ये इसका क्वेश्चन है जो कि बता रहा है कि बीटा का ईपीएस कितना है, 5 रुपए, बीटा का मार्केट प्राइस कितना है, 20 रुपए, एक्सचेंज रेशियो कितना है, 1.5:1। What was the P ratio used in acquiring beta? तो बीटा को एक्वायर करते वक्त क्या P रेशियो यूज हुआ है, तो ये P रेशियो भी आपको इसमें कवर करना पड़ेगा। चलो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। मान के चलो P रेशियो जो है हाँ देखो बीटा हम लोगों ने देख लिया, मार्केट अल्फा का मार्केट प्राइस निकाल लेंगे अगर हम लोग तो भी हमारे लिए इजी होगा। अल्फा का मार्केट प्राइस क्या होगा, क्योंकि ये 1.5:1 का रेशियो है और इसका वैल्यू है 20, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 1.5 यानी 13.33। ये अल्फा का क्या हो गया, मार्केट प्राइस हो गया अल्फा। ठीक है, अब ये बात कर रहा है कि पी रेशियो क्या यूज हुआ होगा बीटा को एक्वायर करते वक्त। तो पी रेशियो जो हम लोग डिसाइड करेंगे ना, इसमें जो आंसर मुझे लगता है कि हमारा आंसर होना चाहिए था 4, बट कुछ तो गड़बड़ है। अब देखो इसका आंसर एग्जैक्टली क्या है वो तो शायद मुझे भी नहीं पता भी, लेकिन हमें ये तो पता है कि भैया हमारे लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सेंट्रल एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैव बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर। तो सेंट्रल एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड किसके अंतर्गत रखा गया था, ये आया है कब, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 86 में। वाटर वाला एक्ट आ गया है 1974 में। एयर प्रिवेंशन एक्ट आ गया है 1980। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वाटर प्रिवेंशन एक्ट 1974। तो सबसे पहले 1974 में क्या हुआ, वाटर प्रोटेक्शन एक्ट आया, ठीक, वाटर पॉल्यूशन को कवर करने के लिए। फिर ठीक उसके 7 साल बाद 7 इयर्स बाद क्या हुआ, इसी के अंदर एयर पॉल्यूशन को भी कवर कर दिया गया और एयर पॉल्यूशन के लिए एक्ट आ गया 1981। तो ये थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई, ये हो गया हमारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड। अब 8 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 क्वेश्चन बात करता है अरेंज इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। मतलब डेवलपमेंट का मतलब वो कौन पहले आया।
कौन पहले आया। ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड, देखो सबसे पहले हमारे पास आया था लॉ ऑफ डिमांड, उसके बाद आया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सेकेंड नंबर पे। उसके बाद क्या आया था, उसके बाद आया था लॉ ऑफ, देखो इंडिफरेंस कर्व है और एक इंडिफरेंस कर्व का लॉ है, तो सबसे पहले कर्व आया, उसके बाद उसका लॉ आया, एंड लास्टली आपका आ गया ये रिवील प्रेफरेंस थ्योरी। तो फिफ्थ, वन सेकेंड, पहला लॉ ऑफ डिमांड ए, और यानी कि ए बी सी तीनों हो सकते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आया, यानी बी तो हटा, वन एंड सी। उसके बाद हमारे पास है लॉ, फिफ्थ एंड सेकंड में कंफ्यूजन है, फिफ्थ है इंडिफरेंस कर्व एंड सेकंड है लॉ ऑफ इंडिफरेंस। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आया था, इंडिफरेंस कर्व आया, यानी फिफ्थ वन। ठीक है ना, ये वाला आंसर सही तो है। आई वाज गेटिंग कंफ्यूज, मैंने आपको फिफ्थ नंबर लिख दिया ना, फिफ्थ नंबर पे फोर्थ वाला, यानी ये आंसर हमारा सही है। According to principle of diminishing marginal utility, substitution correct answer. Commodity which is increased has higher marginal significance. देखो जो कॉमोडिटी इंक्रीज होती जा रही है उसका मार्जिनल जो यूटिलिटी है, मार्जिनल सिग्निफिकेंस है, वो तो कम होता जाएगा, तो ये क्या है, फॉल्स। वन कॉमोडिटी मस्ट बी डिक्रीजिंग व्हाइल अदर इज इंक्रीजिंग। एक कॉमोडिटी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, जबकि दूसरी क्या होती है, वो इंक्रीज होनी चाहिए, तो ये हमारा ट्रू है। एंड सेकेंड लास्टली, कॉमोडिटी विच इज डिक्रीजिंग हैज हायर मार्जिनल सिग्निफिकेंस। जो कॉमोडिटी डिक्रीज होती जा रही है उसकी मार्जिनल सिग्निफिकेंस ज्यादा होती जा रही है। ये और फर्स्ट आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी, वो फॉल्स हो गया, तो ये ट्रू हो गया। यानी हमारे हिसाब से फर्स्ट इज फॉल्स एंड बाकी दोनों क्या है, करेक्ट है। डी आंसर होना चाहिए इसके बाद। अगर proportion of law of variable proportion when marginal products start diminishing the behavior of total product। तो लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी अगर आपने पढ़ा हो तो इस तरीके से इसका चार्ट जाता है कि ये जो है इंक्रीजिंग रेट से बढ़, पहले नॉर्मल रेट से बढ़ता है, फिर इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, फिर डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, एंड नीचे नीचे उसका मार्जिनल रेट ऑफ यूटिलिटी जा रहा है। तो जब ये कह रहा है कि मार्जिनल डिमिनिशिंग हो गया, यानी ये वाला पॉइंट पे गिरना शुरू हो गया है, तो जो ये गिर रहा है किस रेट से गिरेगा, तो टोटल प्रोडक्ट डिक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट और डिक्रीजेज एट ए डिमिनिशिंग रेट, और इंक्रीज तो होगा ही नहीं, कांस्टेंट भी नहीं रहेगा। जब ये आपका यही रिड्यूस होने लगे तो ये डिक्रीज होगा, डिक्रीज भी किस रेट से होगा, इंक्रीजिंग रेट से, बढ़ेगा घटेगा और बहुत तेजी से घटेगा, समझ रहे हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। देखो यही अप्रोच हम लोग रखने वाले हैं अपने एग्जाम के पैटर्न के लिए। अगर आपको फुल कोर्स की डिटेल जाननी है ना, तो आप डीएम करो, कमेंट करो, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमारा ये कोर्स है, कितनी अच्छे से आप इसकी तैयारी होने वाली है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। कुछ और भी डाउट हो तो आप सेक्शन में